अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस ACC 501 का लेक्चर नंबर 7। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। लेक्चर नंबर 7 लेक्चर नंबर 6 में जो हमने प्रीवियस एक्टिविटीज़ जो हमने पढ़ी थी कैश फ्लो के हवाले से, उसको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से डिस्कस कर रहे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो को जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे हमें XYZ कॉरपोरेशन की एक बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में 20X1 और 20X2 के जो फिगर्स हैं वो हमें दिखा रहे हैं। इसमें करंट एसेट दिखा रहे हैं, फिक्स एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, जो एक नॉर्मल बैलेंस शीट होती है वो हमें दिखाई जा रही है। तो ये बैलेंस शीट है, इसको हम यूज़ करेंगे आगे कैश फ्लो बनाने के लिए। इसमें एक एग्जाम्पल हमें दी हुई है कि कैश फ्लो किस तरीके से बनाया जाता है, वो हमें पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो यहाँ पे नोट्स में बताया गया है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो बढ़ गए हैं 413 मिलियन। तो 475 मिलियन में से माइनस करेंगे आप 458 मिलियन, तो ये आ रहा है 13 मिलियन। तो ये कहाँ से आ रहा है? तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के लिए हम डेब्ट्स में जाते हैं। अब ये देखें, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स पहले थे 20X1 में थे 458 और अब ये हो गए हैं 471। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 13 मिलियन बनता है। तो ये यहाँ पे पोर्ट्रे हो रहा है। उसी तरीके से ट्रेजरी स्टॉक जो है वो 6 मिलियन से बढ़ गया है। तो ये देखें, यहाँ पर ट्रेजरी स्टॉक दिया हुआ है कि पहले 20 मिलियन था, अब 26 मिलियन हो गया है। तो सिंपल इन दोनों का डिफरेंस 6 मिलियन है, वही यहाँ पे पोर्ट्रे किया जा रहा है। इसी तरीके से बता रहे हैं कि XYZ कॉरपोरेशन जो है 43 मिलियन जो है न्यू इक्विटी दे रही है और कंपनी ने जो है 23 मिलियन के शेयर इशू किए हैं 1.87 की प्राइस पे। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से निकलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि जब आप अर्निंग पर शेयर निकालना चाहते हैं तो आपने क्या करना होता है, नेट इनकम को डिवाइड कर देना होता है टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग से। तो ये देखें, ये जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें हमारी नेट इनकम जो है वो $86 है और जो अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पर दे रहे हैं, देर आर 29 मिलियन शेयर आउटस्टैंडिंग। तो 29 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये निकल के आ रहा है 2.97। तो अर्निंग पर शेयर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, नेट इनकम को आप डिवाइड कर देते हैं टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग से। इसी तरीके से यहाँ पर जो 1.87 निकला हुआ है, 43 मिलियन को डिवाइड किया गया है। ये देखिए, XYZ कॉर्पोरेशन मिलियन 43 मिलियन इन न्यू इक्विटी, द कंपनी इशू 23 मिलियन शेयर। तो 43 को डिवाइड कर रहे हैं 23 मिलियन से, तो ये यहाँ पर निकल के आ रही है 1.87 पर शेयर वैल्यू निकल के आ रही है शेयर की। ये देखें, यहाँ पे दिखा भी नहीं, द पर वैल्यू शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक इंक्रीज बाय 23 मिलियन। कैपिटल सरप्लस जो है वो 20 मिलियन से इंक्रीज हुआ है। तो कैपिटल सरप्लस यहाँ पे देखें, पहले 327 था, अब 347 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 20 मिलियन है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कैपिटल सरप्लस जो है वो 20 मिलियन से इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे नोट्स करके कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं ताकि आपको इनकम स्टेटमेंट की थोड़ी बहुत भावना हो जाए कि इसमें किस तरीके से बैलेंस शीट से कैलकुलेशंस हो रही हैं। सॉरी, इनकम स्टेटमेंट का नाम ले दिया मैंने, कि बैलेंस शीट से किस तरीके से कैलकुलेशंस होकर ये वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं, वो पोर्ट्रे करने के लिए आपको यहाँ बताया गया है। इस चीज़ को यहाँ पे यूँ हाईलाइट किया गया है कि आगे हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो इसी में से होंगी। अब यहाँ पर जो है इनकम स्टेटमेंट दिया गया है। इनकम स्टेटमेंट में ये नेट अर्निंग पर शेयर किस तरीके से निकालते हैं ये बताया जा रहा है और डिविडेंड पर शेयर किस तरीके से निकालते हैं ये भी बताया जा रहा है। तो डिविडेंड हमें दिया गया है इनकम स्टेटमेंट में XYZ की। ये इनकम स्टेटमेंट हमें बनाया दिया गया है, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से बनाना है या क्या करना है। ये आपको एग्जाम में भी गिवन होगा अगर आपको वैल्यूज़ वगैरह निकालनी होंगी या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा तो। अब डिविडेंड यहाँ पे 43 मिलियन दिया गया। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि ये क्विज में आ सकता है या वो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है कि भाई अर्निंग पर शेयर निकाल के दे दें, और वो पूरा इनकम स्टेटमेंट दे देगा और वो बोलेगा कि अर्निंग पर शेयर निकाल दें। तो आपको पता होना चाहिए अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला जो होता है वो नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग होता है। इसी तरीके से डिविडेंड पर शेयर का जो फॉर्मूला होता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग होता है। अब यहाँ पे डिविडेंड कितने दिए हमें 43 और टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग 29 मिलियन यहाँ पे हमें बता रहे हैं शेयर आउटस्टैंडिंग का। तो हमने इसको डिवाइड किया तो 1.48 शेयर जो है वो डिविडेंड जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम इस लेक्चर के जो 3 कंपोनेंट्स थे जो इसके शुरू में दिखाए गए, ये जो हाईलाइट हुए हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन तीनों को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे नीचे। अब देखिए, यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का XYZ का ये फॉर्मूला है, ये दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर ये बता भी रहे हैं कि कैश फ्लो अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैलकुलेट करना है तो आप
नेट इनकम से स्टार्ट करेंगे और उसमें नॉन कैश आइटम्स लाइक डिप्रिसिएशन एंड अदर जो है वो एडजस्ट करेंगे और करंट एसेट लायबिलिटीज अदर देन जो कैश होते हैं उनको ऐड करते हुए आप अपना टोटल फ्लो ऑपरेशन कैश फ्लो का वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑपरेशन नेट इनकम जो है वो 86 है, जो कि हमें इनकम स्टेटमेंट में दी हुई है। नेट इनकम ये देखें आप यहाँ पर, ये देखें नेट इनकम दी हुई है 86। तो ये 86 यहाँ पे नेट इनकम से स्टार्ट हो गया। डेप्रिसिएशन जो है वो 90 है, यहाँ पे आपको सेम ये देखें डेप्रिसिएशन 90 दी हुई है। उसके बाद डिफर टैक्स जो है 13 है, यहाँ पर देखें डिफर टैक्स, ये इनकम स्टेटमेंट में वैल्यूज़ ले रहा हूँ। डिफर टैक्स जो है वो 13 दिया हुआ है, देखें ठीक है। तो डिफर यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली, नेट इनकम हमें इनकम स्टेटमेंट से मिल गई, डिफर टैक्स हमें यहाँ से मिल गया और डेप्रिसिएशन हमें यहाँ से मिल गई। ये आपने ये जो फॉर्मेट है आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से आता है। उसके बाद चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आ गया, उसमें अकाउंट रिसीवेबल दिखा रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल इन्होंने कितना लिया, 24 लिया। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर आ जाते हैं दूसरी वाली के अंदर जी, ये देखें अकाउंट रिसीवेबल जो है ये डिफरेंस है, यानी कि 20x1 में ये 270 था और 20x2 में ये 294 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस जो निकालेंगे वो बन रहा है तकरीबन 70, 80, 90 और यानी कि 10, 20 और 24 बन रहा है इसका डिफरेंस। तो ये देखें यहाँ पर जो इन्होंने लिया हुआ है वो 24 ही लिया हुआ है। अब ये माइनस में क्यों आ रही है वैल्यू कि अकाउंट रिसीवेबल हमने कैश रिसीव करना है, हमारे पास से कैश गया नहीं है, ठीक है। इस वजह से हम जो है इसको यहाँ पे माइनस में दिखा रहे हैं। और डेप्रिसिएशन और डिफर्ड टैक्स हम क्यों ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा हो तो उसमें पूरा बताया गया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो हम ऐड करते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं वो सारी बताई गई थी, वहाँ पे जिक्र हुआ था। और वहाँ पे ये भी नोट करके हमें बताया गया था कि डेप्रिसिएशन और अदर टैक्सेस जो हैं वो हम उसके अंदर माइनस नहीं करते, इस वजह से हम इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते हुए हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में तो हमने टैक्सेस और डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, लेकिन जब हम कैश फ्लो निकाल रहे हैं तो उसमें हम इसको ऐड करेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर लिया है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बिजनेस फाइनेंस कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, वो इस वजह से हार्ड लगता है कि वो शुरू के लेक्चर्स ये सोच के कि ये बहुत इजी लेक्चर हैं या सिर्फ थ्योरेटिकल हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं और अगले लेक्चर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन होती है क्योंकि पिछले लेक्चर से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस ऐसा है कि आपको सारे लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। मेरे चैनल पर सारे लेक्चर मौजूद हैं और मैंने कोशिश किया है जितना ईजी हो सके आपको समझाऊँ, तो वो चीज़ें सारी इसके अंदर मौजूद हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल 24 माइनस में आ गया। इन्वेंट्रीज जो है ये देखें, इन्वेंट्रीज इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। ये मैंने स्नैपशॉट जो लिया है हैंड आउट से ही लिया है, बार बार स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अपना करना पड़े इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 280 और 269 यानी कि 11 से वो हो गई, कम हो गई इन्वेंट्रीज, तो ये यहाँ पर 11 दिखा रहा है। उसके बाद अकाउंट पेबल ये देखें पहले 197 था, अब 213 है। इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आप इजीली देख सकते हैं कि इनकम स्टेट ऊपर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में से निकल के आ रही हैं वैल्यूज़। और देखें टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, $199। इसी तरीके से हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ XYZ कॉरपोरेशन की वो करेंगे कि एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि फिक्स एसेट जो थे वो 198 के जो है हमने एक्वायर किए हैं, यानी कि हमने ख़रीदे हैं 20x2 के अंदर। कोई नए एसिड्स हमने ख़रीदे होंगे तो वो $198 के हमने ख़रीदे हैं, तो $198 जो है वो लेस हो रहे हैं हमारे, कैश हमारे पास से गया है इसलिए ये माइनस में आ रहा है। और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कुछ ऐसे एसिड्स होंगे जिनको हमने सेल कर दिया होगा, तो उससे जो कैश हमारे पास आया उसको हम यहाँ पे प्लस में दिखा रहे हैं। उसके बाद टोटल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना हुआ है, $173। ये माइनस में इसलिए है कि हमने एसिड ख़रीदा है, इस वजह से जो है ये माइनस में 173 आ रहा है। और ये प्लस में 25 इसलिए आ रहा है कि हमने एक एसिड जो हमारा पुराना हो गया था उसको हमने सेल कर दिया 25 का। अब हमारे 2 पॉइंट कवर हो गए यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। हमारा लास्ट पॉइंट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, रिटायरमेंट ऑफ डेब्ट है इंक्लूडिंग नोट्स जो है 73 का हमारे पास डेब्ट था वो हमने पे किया है। प्रोसीडिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेब्ट सेल्स 86 वो हमें हासिल हुआ है, वो हम ऐड कर रहे हैं। डिविडेंड हमने पे किए हैं वो हम लेस कर रहे हैं यहाँ से। रीपरचेज ऑफ स्टॉक है 6 वो उसमें हम लेस कर रहे हैं कि कैश हमारे पास से गया। प्रोसीडिंग फ्रॉम न्यू स्टॉक इशूज़ जो हमने न्यू स्टॉक इशू किए हैं उससे हमें 43 जो है वो अर्निंग हुई है, वो यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर दिए गया है कि जैसे यहाँ की सारी वैल्यूज़ आपको ईजिली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की ईजिली वैल्यूज़ जो हैं वो आपको
मिल जाएंगी, यानी कि डेप्रिसिएशन और डेफर्ड टैक्स इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएंगे, और ये सारी चीज़ वैल्यूज़ जो हैं बैलेंस शीट से मिल जाएंगी। लेकिन जहाँ पे वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपको नहीं मिलेंगी, तो आपने परेशान नहीं होना। ये एग्जाम्पल के लिए हमें दिया गया, आगे जब हम अगले लेक्चर्स में कैश फ्लो बनाएंगे तो और मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या फॉर्मेट होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें किस किस हेड के अंदर ऐड होती हैं। तो ये यहाँ पे $7 आ गया, और उसके बाद हमें एक पूरा प्रिसाइज व्यू एक साथ दिखाया जा रहा है पूरे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का, जिसमें ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ आ गई, फिर उसके बाद ये दिखा रहे हैं टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर उसके बाद टोटल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड टोटल कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब इनको, ये जो बोल्ड में वैल्यूज़ आ रही हैं, इनको जब हम ऐड करेंगे, जैसे 199 में से माइनस किया 173 और इसमें ऐड कर दिया 7, तो ये आ गया $33, यानी कि $33 का कैश फ्लो हुआ है हमारे 20x2 के अंदर। अब यहाँ पर हम इसको वेरीफाई भी कर देते हैं। जैसे आप ये देखें कि बैलेंस शीट में हमें दिखाया गया था कैश एंड इक्विवेलेंट्स कितने, 20x1 के अंदर 107 थे और 20x2 के अंदर 140 थे। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 33 आएगा। तो यहाँ पे हमें बैलेंस शीट से पता चल रहा है कि जो कैश फ्लो हुआ है वो 33 हुआ है। तो यहाँ पे जब हमने कैश फ्लो कैलकुलेट किया वो कितना निकल के आया, वो भी 33 निकल के आया। तो ये हमारा वेरीफाई हो जाता है बैलेंस शीट से। अगर एग्जाम में आपको क्विज इस तरीके से दिया हुआ गया हो या क्वेश्चन दिया गया हो कि कैश फ्लो बनाए और आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दिया जाए जहाँ से आप वैल्यूज़ या आपको डेटा दिया जाए, तो उसमें अगर कैश एंड इक्विवेलेंट्स आपको बैलेंस शीट में दिया है तो आप वहाँ से जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको सिर्फ यहीं पे स्टडी कर लें। इंशाल्लाह जैसे आगे अगले लेक्चर्स में आप कैश फ्लो बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहे हैं कि एक वर्किंग नॉलेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही आप जो है अपनी फर्म्स के जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं या फाइनेंशियल पोजीशन है उसको दूसरों को बता सकते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड द फर्म। उसके बाद एक्सटर्नल यूसेज ऑफ स्टेटमेंट एनालिसिस बता रहे हैं कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। क्यों? क्योंकि आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने, जैसे एक फाइनेंशियल मैनेजर है वो अपने स्टाफ को जो है, अपने कुलीग्स को वो बता सकता है कि हमारी कंपनी की क्या पोजीशन है, हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, हालांकि हम लॉस में जा रहे हैं या हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। और बाहर जो बैंक्स हैं और जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, बॉन्ड होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं हमारे, उनको हम कम्युनिकेट करके उनसे मज़ीद लोन ले सकते हैं या मज़ीद इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। तो एक अच्छी नॉलेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होना ज़रूरी है। अब एक्सटर्नल यूजेस क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? ट्रेड क्रेडिटर्स, बॉन्ड होल्डर्स और शेयर होल्डर्स, ये जो हैं बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं आपके फाइनेंशियल पोजीशन पर कि अब कि किस तरीके से आपकी कंपनी परफॉर्म कर रही है। जैसे ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं वो लिक्विडिटी ऑफ द फर्म पे करते हैं कि फर्म्स की, कि हालांकि फर्म्स के पास इतने एसेट्स हैं और सारी चीज़ें हैं कि ये अपने नुकसान को पूरा कर सके। तो ट्रेड क्रेडिटर्स होते क्या हैं, इसके लिए हम गूगल पे चलते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ट्रेड क्रेडिटर्स आर द बिल यू नीड टू पे, यानी कि ट्रेड क्रेडिटर्स वो कहलाते हैं कि जो आपके बिल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपका जो सप्लायर्स हैं उनके जो बिल हैं, आपने किसी से कोई सामान खरीदा है, वो जो बिल्स आपने पे करने हैं तो वो ट्रेड क्रेडिटर्स कहलाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स ये जो ट्रेड क्रेडिटर्स जो हैं वो सप्लायर्स होते हैं हमारे, जिनसे हम मुख्तलिफ औकात में पार्ट्स वगैरह खरीदते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके बाद हैं बॉन्ड होल्डर्स। बॉन्ड होल्डर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म कैश फ्लो पे फोकस कर रहे होते हैं। बॉन्ड होल्डर्स क्या होते हैं? बॉन्ड होल्डर इज एन इन्वेस्टर ऑफ द ओनर ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज दैट टिपिकली इशूड बाय द कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट। जब एक ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड्स इशू करती है और जो बॉन्ड्स उसको खरीदते हैं, तो जो बॉन्ड होल्डर होता है जो कि उसको खरीदता है, तो वो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है कंपनी के अंदर। तो वो लॉन्ग टर्म कैश फ्लो देता है, क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स को जो है 1 साल के बाद या पूरे फाइनेंशियल ईयर गुजरने के बाद उसको उसका इंटरेस्ट मिलेगा या उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो वो लॉन्ग टर्म पोजीशन को देखता है, कंपनी की जो पिछले फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं उसको वो देख रहा होता है कि भाई कंपनी की पोजीशन कैसी है, लॉन्ग टर्म कैश फ्लो कैसा है, अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूं मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो इस वजह से जो है गुड नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी होती है, आप एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। शेयर होल्डर्स आप तो सिंपली जानते हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, तो वो करते हैं कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, अगर मैं ये शेयर खरीदता हूँ मुझे इससे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। इंटरनल, ये एक्सटर्नल यूजेस हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अब इंटरनल यूजेस क्या होते हैं? प्लान, आप एक अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, नए बिजनेस को एक्वायर करने जा रहे हैं, नई मार्केट में एंट्री करने जा रहे हैं, तो आप प्लान बना सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी बेसिस पे आप इंटर हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। कंट्रोल है आपकी बहुत से, जब आपको पता होता है कि आपकी कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कर रही है या इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मार रही, तो आप जो अपने एक्स्ट्रा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड करते हैं, आपको समझ में आता है कि भाई किस तरीके से फंड जनरेट्स करने हैं, कितने फंड्स की हमें ज़रूरत है, कितने लोन्स की हमें ज़रूरत है, किस किस तरीके से हम काम करना है। तो ये इंटरनल यूजेस होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के।
सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कि भाई रीज़न क्या है कि हम इतना रिलाय करते हैं फाइनेंशियल फिगर्स के ऊपर और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, कि भाई हमेशा जो है हम मार्केट से इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी नहीं ले सकते। कि ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए कि कौन से पार्ट्स कितने में चल रहे हैं, कितने में नहीं चल रहे हैं, डॉलर रेट फ्लक्चुएट कर रहा होता है, सारी चीज़ें ऊपर नीचे जा रही होती हैं। तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो जैसे ही मार्केट में आप जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि हाँ भाई आप इस पार्ट को एक्वायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डॉलर रेट कब अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इजाज़त देती है आपको इस डॉलर रेट में चीज़ें बाय करने का। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हेल्प कर रहा होता है। वन इम्पोर्टेंट गोल जो है अकाउंटेंट का वो ये होता है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो है वो अपने यूज़र्स को जो है जो मैनेजमेंट है उसको क्लियरली जो है वो कन्वे कर दे कि भाई ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, जो कि डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला ये होता है कि आप दूसरों के साथ इसको जो है दूसरे कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो है कंपेयर कर सकते हैं। अब एक और मसला हो रहा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कि ये किसी यूज़र गाइड्स के साथ नहीं आते। आप जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ऑर्गेनाइजेशन का देखेंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, लेकिन वो उसका थोड़ा सा तरीका अपना होता है, यानी कि आप इजीली उसको समझ नहीं सकते। और वो किसी मैनुअल या यूज़र गाइड के साथ नहीं आते कि आप उसको देख के समझ जाएं कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा बहुत मसला हो रहा होता है। तो बिज़नेस फाइनेंस के ज़रिए हम इसी गैप को, जो बिज़नेस फाइनेंस का जो सब्जेक्ट है, इसको पढ़कर हम इसी गैप को फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ईज़िली हम उसको समझ जाएँ। स्टैंडर्डाइज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? अब यहाँ पे जा रहे हैं कि भाई एक स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जिसको हर किसी को समझ में आ जाए, कि भाई जिसको आप देखें और आप देखते ही समझ जाएं कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है और ये इसमें ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी परफॉर्मेंस है या ये ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो ऐसा एक स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होता है, उसको हम कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, कि दो कंपनीज़ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप इजीली कंपेयर कर सकें। इसमें क्या फ़र्क होता है, इसमें ये होता है कि जहाँ पे अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट हमारे पास है, जैसे हम ये देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डॉलर्स में आ रही हैं वैल्यू 140, 294, 269 और 761 जो है वो टोटल करंट एसिड हो रहे हैं, और टोटल फिक्स एसिड जो है 1118 के हो रहे हैं, और टोटल एसिड जो है 1879 डॉलर्स के हो रहे हैं। तो यहाँ जो है मैथमेटिकल फिगर्स दिखाई गई हैं। तो स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है, इसमें परसेंटेजेस दिखाई जाती हैं, यानी कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है परसेंटेज से। तो बैलेंस शीट बनाते वक्त जो परसेंटेज हैं वो टोटल एसिड्स की बेस पे बैलेंस शीट में परसेंटेजेस बनाई जाती हैं, और इनकम स्टेटमेंट जो है वो सेल्स को यूज़ किया जाता है, यानी कि नेट सेल्स जो होती है उनको परसेंटेज के तौर पर ले लिया जाता है और बाकी सारी कैलकुलेशन की जाती है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट का सिर्फ इस लेक्चर में जो है वो एक छोटा सा इंट्रो दिया गया है, आगे इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ये देख रहे हैं आपके इस टेक्स्ट में कुछ हाईलाइटेड हुआ हुआ है, तो ये हाईलाइटेड नोट्स हैं, मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर ये हाईलाइटेड नोट्स आपको चाहिए तो ईमेल में मेरा और डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट ये करनी है कि बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो नॉट सब्सक्राइब होते हैं, यानी कि सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसमें आपके 10 से 15 सेकंड मुश्किल से लगेंगे एक रेड सब्सक्राइब बटन दबाने में और लाइक और शेयर करने में, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मोटिवेट करेगा ताकि हम मज़ीद वीडियोस बना सकें और आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।